नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हम अभी आप लोगों को थ्योरी का एमसीक्यू करा रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था, उसका एमसीक्यू अभी करा रहे हैं। तो उसमें एमसीक्यू में मैंने आपको लगभग सभी चैप्टर जितना भी पढ़ाया है, उस सबका एमसीक्यू करा दिया है। अभी हमारा एक और चैप्टर बच गया है, वो क्या है? वो है हमारा लाइट। तो आज हम लाइट का जो है एमसीक्यू करेंगे। लाइट एवं ह्यूमन आई, क्या है? ह्यूमन आई, ये दोनों एक ही होता है, लेकिन मैं अभी जो है सिर्फ आपको लाइट पढ़ाया हूँ। इस कारण से मैं आप लोगों को दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब जो होता है, वो सब का एमसीक्यू आपको इसमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हम देखे नहीं, हमारे ऑपरेटर साहब ही बना के भेजे हैं। तो देखते हैं ये डाले हैं या फिर छोड़ दिए हैं। अगर होगा तो मैं आपको इसी में बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो इसके बाद मैं आपको ह्यूमन आई का जो है थ्योरी क्लासें ले लूंगा, उससे आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी तक हम कितने चैप्टर यानी कि पढ़ चुके हैं? अगर बात किया जाए जो कितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अभी तक, तो हम पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो पढ़ा था, वो था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। हमारा था यूनिट एंड डायमेंशन की मात्रक एवं विमा। उसके बाद हमारा क्या था? गति एवं वेग। गति एवं वेग। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर क्या था? गति एवं वेग के बाद न्यूटन की गति के नियम, यानी कि न्यूटन के नियम। इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था, सॉरी, इसको पढ़ने के बाद हम गुरुत्वाकर्षण तो हम कर ही चुके थे, गुरुत्वाकर्षण भी कर लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कार्य ऊर्जा और शक्ति। उसके बाद हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? और प्रकाश। इतना चैप्टर जो है मैं आप लोगों को अभी तक कवर करा दिया हूँ। तो इसमें मैंने इतना ये सब का जो है एमसीक्यू करा दिया है। आज हमारा लाइट का जो है एमसीक्यू बच गया है। तो चलिए, आज हम आपको लाइट का एमसीक्यू करा देते हैं। उसके बाद कल से जो है हमारा थ्योरी क्लास शुरू हो जाएगा। कल यानी कि कल तो संडे हो जाएगा, तो मंडे से आप लोगों को जो है थ्योरी क्लास मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है जो, किस दर्पण का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए किया जाता है? यानी कि साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर में जो है हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण हमारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है एवं आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा प्रतिबिंब एवं, सॉरी, हमारा उत्तल दर्पण था, और उत्तल दर्पण जो है हमारा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और आभासी बनाता है। हमारा अवतल दर्पण एक स्थिति को छोड़ के हमेशा उल्टा व वास्तविक बनाता है, और एक स्थिति में सीधा वो काल्पनिक या आभासी बनाता है। तो चलिए, अभी क्या था? रियर व्यू मिरर में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा जो, दाढ़ी बनाने के लिए, क्या है हमारा? दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो शेविंग के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह पास की वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। कैसे प्रतिबिंब बनाती है? बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाती है, जिस कारण से जो है नाई को जो है केस यानी कि बाल बनाने में आसानी होता है। तो
और अवतल दर्पण का प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर जो दांत देखने वाले डॉक्टर होते हैं उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। और भी इसमें है जो मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप जाके थ्योरी लेक्चर भी जरूर देखिएगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें f तो आपको पता है क्या होता है, ये फोकस दूरी, ये होता है फोकस दूरी। और u के बारे में बात किया जाए तो ये होता है वस्तु की दूरी, क्या हो जाता है वस्तु की दूरी। और v के बारे में बात किया जाए तो ये क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। कभी कभी जो है हमारे एग्जाम में ये ना देखे, यानी कि ये ना देखे क्या पूछ लेता है हमसे, हमसे पूछ लेता है जो हमसे सीधे एफ का मान पूछ लेता है। तो एफ यहाँ पे कैसे निकालिए, तो एलसीएम ले लीजिए। 1/v और 1/u का एलसीएम क्या हो जाएगा भी यू। भी से भी कट जाएगा बचेगा यू, और फिर यू से यू कट जाएगा बचेगा भी, और भी को 1 से गुना कीजिएगा तो भी। ये हो गया हमारा 1/f। एफ को अगर सीधा करना है तो आप उलट दीजिए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा भी यू बट्टा में यू और प्लस बी। ये हमारा हो जाएगा एक आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है। तो चलिए मैं पहले आपको यहाँ पे एक बार प्रकाश का परावर्तन बता देता हूँ कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए एक समतल रेखा है, कैसी रेखा है, समतल रेखा है। ये है एक आपका, मान लीजिए ये है आपका अभिलंब, और कोई प्रकाश जो है, सॉरी, कोई प्रकाश जो है यहाँ से आप यहाँ से आ रहा है और फिर अपवर्तन के बाद निकल जा रहा है। तो देखिए हमारा जो है प्रकाश, प्रकाश मुख्य अक्ष पे पड़ा एवं मुख्य अक्ष से फिर परावर्तित हो गया। तो प्रकाश का अपवर्तन तो वही होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश आता है परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। देखिए ये जो आने वाला प्रकाश एवं अवलंब के बीच जो कोण होता है इसको कोण आई यानी कि आपतन कोण कहते हैं। और एवं अपवर्तित किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण यानी कि आर। तो ये आई और आर ये जो होता है दोनों बराबर होता है। तो ये जो है परावर्तन का 2 नियम होता है, जिसमें पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तीसरा क्या और दूसरा नियम क्या होता है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या क्या आपतित किरण जो प्रकाश आ रहा है, परावर्तित किरण जो प्रकाश जा रहा है, और अभिलंब, अभिलंब ये तीनों जो होता है वो एक ही तल में होता है। किसमें होता है, एक ही तल में होता है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन आई और कौन आर में क्या संबंध होता है। तो कौन आई और आर ये क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो अवतल क्या पूछ रहा है हमसे, अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण के बारे में पूछे या अवतल लेंस के बारे में पूछे, दोनों का जो होता है फोकस दूरी वो होता है निगेटिव। फोकस दूरी निगेटिव, अगर फोकस दूरी निगेटिव है तो उसका पी यानी कि क्षमता भी निगेटिव होगा, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। अगर एफ पॉजिटिव है तो पी भी पॉजिटिव होगा, अगर एफ निगेटिव है तो पी भी
निगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए अवतल लेंस का एफ यानी कि फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी हमेशा होती है कैसे, सॉरी धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होती है। और धनात्मक किसका होता है, धनात्मक जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण और लेंस के लिए। उत्तल दर्पण और लेंस के लिए जो होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक और क्षमता भी धनात्मक होता है। तो आप ये जो याद रखिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है एवं न्यूमेरिकल बनाने में भी आपको ये काम आएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है निर्वात में। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो हीरा के अत्यधिक चमकने का क्या कारण है। किसका, हीरा का अत्यधिक चमकने का क्या कारण है। तो हीरा जो होता है हमारा, हीरा वो हमारे अपवर्तन किसके कारण, अपवर्तन के कारण जो होता है वो चमकते रहता है। किसके कारण चमकता है हमारा हीरा, हमारा हीरा जो है वो अपवर्तन के कारण चमकते रहता है। प्रकाश के अपवर्तन से हमारा हीरा अत्यधिक चमकता है। अपवर्तन क्या होता है, मान लीजिए ये है रेखा, ये है माध्यम 1 और माध्यम 2, ये हो गया आपका अभिलंब। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए ये प्रकाश आ रहा है और ऐसे तो प्रकाश को जाना चाहिए इधर, लेकिन अगर ये मान लीजिए ये सघन है और विरल है, अगर सघन से विरल की ओर जाता है तो हम आपको क्या बताएं, अगर सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, अगर विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब के पास आएगा। तो यही हमारा हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाता है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें अपतन कोण की जगह एवं परावर्तन कोण की जगह एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारा, निश्चित कांस्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तारों का टिमटिमाना, किसका, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। परिकिरणन क्या होता है, परिकिरणन, परिकिरणन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी कण पे पड़ता है तो वो उस कण को फैला देता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। और परावर्तन आपको बता ही दिए हैं और विवर्तन आपको ध्वनि में बता देंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का इसका मात्रक क्या होता है, डायोटो। अगर लेंस की क्षमता यानी कि पावर के बारे में फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, वो होगा M1/F। अगर वो मीटर में दिया, अगर वो सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा 100/F, अगर वो सेंटीमीटर में रहेगा तो। और पी किसमें पॉजिटिव होता है, पी पॉजिटिव होता है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और दर्पण में। और निगेटिव होता है, निगेटिव किसमें होता है, अवतल में, अवतल में। और वाट किसका ऐसा मात्रक है और जूल किसका ऐसा मात्रक है। तो वाट जो होगा वो हो जाएगा आपका शक्ति का मात्रक, जूल हो जाएगा आपका कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है जो मृग तृष्णा यानी कि मिरेज यानी कि मृग मरीचिका जिसको हम बोलते हैं, मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है। तो मृग मरीचिका का बनने का मुख्य कारण हमारा क्या होता है, वो होता है पूर्ण परावर्तन। और अपवर्तन में आपको बता ही चुका हूँ, परावर्तन में भी बता चुका हूँ, और व्यतिकरण में आपको ध्वनि में बता दूंगा। यानी कि ह्यूमन आई के बाद हम ध्वनि का ही चैप्टर जो है थ्योरी कवर करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलित होती है। तो अधिक विचलित कौन होगी, बैगनी है। और अगर हमारा अधिक तरंगदैर्घ्य पूछता तब कौन हो जाता, लाल। देखिए ये है हमारा
प्रिज्म। जब इससे श्वेत प्रकाश को होकर गुजारते हैं तो इससे हमारा जो है 7 रंगों में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? बैजानी फिनाला। बैजानी फिनाला। बैजानी मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य जो होगा घटेगा और बाकी सब बढ़ेगा। तरंगदैर्घ्य घटेगा और बाकी सब बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य क्या होगा? लाल का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य। और उसके बाद कुछ भी पूछे, चाहे आपसे आवृत्ति पूछे, कुछ भी पूछे, तो सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा लाल। लेकिन सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल का। और सबसे कम किसका होगा तरंगदैर्घ्य? बैगनी का। सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा? तो बैगनी का। सबसे कम आवृत्ति लाल का। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का जो है श्वेत प्रकाश का वर्ण 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑपरेटर साहब तीन वही ऑप्शन लगा के छोड़ दिए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? वर्ण विक्षेपण। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो यह आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण हमारा प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और तो 14 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल हमें प्रकाश क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें ये सूर्योदय लाल दिखाई देता है। और तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए जो आपका अपवर्तन भी जिम्मेदार है, परावर्तन भी जिम्मेदार है और वर्ण विक्षेपन, ये तीनों मिलके इंद्रधनुष बनाते हैं। अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपन तीनों मिलके जो है वो इंद्रधनुष बनाता है। तो हमारा इससे अगला क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? 16 नंबर पूछ रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या पूछ रहा है हमसे? एफ पूछ रहा है। दिया क्या गया है? आर। क्या दिया हुआ है? 30। तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो 30/2 बराबर 15। 15 तो आ गया, लेकिन देखिए 15 यहाँ तो दो ऑप्शन में है। तो अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? तो आप देख लीजिए इसमें आप हमारा दर्पण कैसा है? दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो होता है हमारा फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्या होगी? कांच में प्रकाश की चाल। तो ये हमसे अपवर्तनांक पूछ रहा है। देख लीजिए यहाँ अपवर्तनांक का मान भी दिया हुआ है 1.5। तो हमारा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इसकी चाल के लिए आप प्रकाश की चाल से जो है अपवर्तनांक को भाग दे दीजिए। प्रकाश की चाल, क्योंकि हमारा क्या होता है? अपवर्तनांक। क्या? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक हमारा कितना दिया गया है? 1.5। और प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 10 गुना 10 के पावर 8। और उस माध्यम में हमसे कांच में प्रकाश यानी कि कांच में प्रकाश के पाल चाल पूछ रहा है तो इसको x मान लीजिए। इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में ये x 3 गुना 10 के पावर 8 बट्टा में 1.5। 1.5 दूना 3। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 का पावर 8।
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमसे क्या पूछ रहा है अब, एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब के पीछे 5 सेंटीमीटर बनता है दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। दर्पण का आवर्धन यानी कि एम क्या होता है, एम होता है दर्पण का आवर्धन माइनस हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि माइनस वी बाय यू। तो देख लीजिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और 5 सेंटीमीटर पर बनता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और बना है कहाँ प्रतिबिंब, हाइट कहाँ है हमारा, प्रतिबिंब कहाँ बना है 5 सेंटीमीटर पर, और वस्तु कहाँ रखा गया 10 सेंटीमीटर पर। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर -0.5%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्यों ऐसा, क्यों हम -5 और 10 क्यों बैठा है, क्योंकि ये होता है हाइट ऑफ इमेज बट्टा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि दूरी क्या हो गया हमारा वस्तु यानी कि यू का मान क्या हो गया 10, और प्रतिबिंब हमारा कितना भी बन रहा है 5 सेंटीमीटर, तो भी का मान क्या हो गया हमारा 5, -5/10 जो हो गया 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। तो इसमें हमें बी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले लिख लीजिए जो क्या क्या हमारा यहाँ दिया गया है। क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो अवतल लेंस में आपका मान क्या होता है, अवतल लेंस में आपका मान निगेटिव होता है। आपका मान निगेटिव हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -20। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। यू का मान क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 30, और यू हमेशा ही निगेटिव में लिया जाता है। और पूछ रहा है हमसे बी, तो दर्पण सूत्र यहाँ पे लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f का मान क्या दिया हुआ है, ये आपका मान है -20, तो -1/20 बराबर 1/b। देखिए यहाँ माइनस है, ये अगर यहाँ माइनस लाइएगा तो प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा -1/30। इधर से माइनस को इधर लाइएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/20 प्लस 1/30, ये हो जाएगा 1/v। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा हमारा 60, 20 या 60, ये हो गया -3 और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/60 -1/60। तो v का मान क्या हो जाएगा, देखिए 1/v का मान क्या है -1/60, तो इसको उलट दीजिए तब क्या हो जाएगा हमारा v का मान, तो इसको भी उलटना पड़ेगा। 1/60 से क्या हो जाएगा 60, तो क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप बनाने का प्रयत्न करते रहिएगा, क्योंकि ये सब आपके एलपी के एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता और प्रकार क्या होगी। तो एफ क्या दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। तो लेंस में जो है माइनस किस में होता है, किस दर्पण का जो है, सॉरी किस लेंस का जो फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है अवतल का। तो ये देखिए ये दोनों में ही अवतल है, इसमें उत्तल है, तो ये आंसर तो आपका नहीं होगा, लेकिन अब आपको निकालना पड़ ही जाएगा जो कैसा होगा। तो क्षमता क्या होता है हमारा 1/f। तो यहाँ क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, अगर मीटर में रहता तो 1/f रहता, तो सेंटीमीटर में है तो 100/f। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है हमारा 25, तो 100 बट्टा में 25, तो 25 चौका 100, 4 हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, वहाँ फोकस दूरी क्या है ऋणात्मक। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देख लीजिए जो यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3
3 है तो जल के सापेक्ष वायु का अपना, ये तो इसको सिंपल है, इसका उलट दीजिए, क्या हो जाएगा 3/4 भाग दीजिए दशमलव इसके 0, 7 × 4 = 28, 2 7 5 सॉरी 4 × 5 = 20, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.75 क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु 4 है तो जल 3, यहाँ पूछ रहा है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल कितना था 3, वायु कितना था 4, इसको भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के 2f पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर देखिए मैंने आपको जो है बताया है जो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में सॉरी हाँ उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब दूसरी ओर भी 2f पर ही बनती है, कहाँ बनती है 2f पर ही बनती है। तो यहाँ देखिए f का मान क्या दिया हुआ है 10, तो बनेगा कहाँ 2f पे, तो गुना कीजिए 2 × 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए f का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बनेगा कहाँ 2f पे, तो 2 × f यानी कि 10 हो गया आपका 20 सेंटीमीटर आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है और यदि माध्यम का अपवर्तनांक कितना है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो ये भी आपका अपवर्तनांक का ही क्वेश्चन है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो अपवर्तनांक बराबर आपका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो केस पूछ रहा है उस माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ ही रहा है तो इसको आप x मान लीजिए। और अपवर्तनांक यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, तो देख लीजिए अब 2 दिया हुआ है तो इसको लाइए फिर से x 3 × 10⁸ 8/2 इसको काटिए 1.5 मरतबे में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो लेंस की सॉरी हमारा अगला क्वेश्चन है दो लेंस जिनकी क्षमता -5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है एक साथ रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से पहले चलिए मैं आप लोगों को जो थ्योरी क्लास में नहीं बताया पाता वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए ये दो लेंस है, दोनों का बीच की दूरी जो है T1 है और दोनों का जो है क्षमता जो है आपका P1 और P2 है। तो इसका जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी मानिए फोकस दूरी है ये और ये है आपका फोकस दूरी 2 और संयुक्त फोकस दूरी पूछे तो ये पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए F1 + F2 और फिर माइनस कर दीजिए और दूरी के साथ दोनों के फोकस दूरी को गुना कर दीजिए F1 और F2। अगर दोनों लेंस सटा रहे तो इसमें दूरी शून्य हो जाएगा, ये दूरी शून्य हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा नेट फोकस दूरी F1 और प्लस F2। तो यहाँ दूरी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं, तो दूरी कैसा हो जाएगा हमारा, दूरी जो होगा वो दूरी हो जाएगा 0, तो हमारा क्या हो जाएगा नेट फोकस हो जाएगा F1 + F2। तो दोनों को जोड़िए तो हमारा क्या हो जाएगा इसका क्षमता, देखिए यहाँ पे क्षमता निकलेगा, पहले दोनों को जोड़िए तो -5 डायोप्टर +3 डायोप्टर दोनों को जोड़िए तब क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर, क्या हो गया 2 डायोप्टर क्षमता। तो P का मान क्या हो गया हमारा सॉरी P का मान क्या हो गया 2 डायोप्टर और P बराबर क्या होता है 1/f, 1/f का मान क्या है 2 डायोप्टर। तो देखिए 2 डायोप्टर यहाँ पे दिया गया है, तो ये कैसा है हमारा, ये मीटर में है, यहाँ छोटा ऑप्शन कैसा है सेंटीमीटर में, तो 100/f कर दीजिए, इधर गुना से उधर भाग में ले जाइए तो 100/2
बराबर एफ, कर दीजिए इसको 50। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा पहले संयुक्त लेंस की क्षमता आया, वो क्या क्या था हमारा, 2 डायोप्टर। तो क्षमता से हमको पता है पी बराबर 1/f होता है। तो पी का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, और यहाँ देखिए यहाँ सब आंसर सेंटीमीटर में, अगर 1/f रखिएगा तो क्या होगा आपका मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100/f करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग करना पड़ता है। जब आप इसको 100 से भाग कीजिएगा नीचे से, तो 100 ऊपर जाके गुना हो जाता है, इसलिए 100/f करना पड़ता है। तो देखिए इधर गुना हमें है, सॉरी भागा में है, बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। और उधर ये देखिए इधर गुना में, इधर आके भागा में हो जाएगा, ये क्या हो गया 50। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 50 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन था वो इतना ही क्वेश्चन था। हम अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो है आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा, ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र, मानव नेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। मानव नेत्र के बारे में पढ़ाने के बाद जो है मैं आपको एमसीक्यू अब कराऊंगा, जब हमारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसका, फिजिक्स का चैप्टर जो है जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यू फिर से करवा दूंगा। उसके बाद हम जो है केमिस्ट्री या बायोलॉजी दोनों में से कोई एक को शुरू करेंगे। बहुत चांस है जो हम बायोलॉजी को ही पहले शुरू करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कब, हमारे थ्योरी लेक्चर में। किसमें, थ्योरी लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपना ही चैनल है तो आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे आपको जो वीडियो होगा वो निरंतर आपके फीड पे आता रहेगा, तो आप देख सकेंगे आसानी से, खोजना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।